ये बीएससी का फर्स्ट पेपर है। आप लोगों को इसमें ध्यान से इसको देखना है। ठीक है। ये बीएससी फर्स्ट पेपर जैसे मैकेनिक्स जो था ना, वो मैकेनिक्स का फर्स्ट पेपर है। उसी को अपन आज स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन को भौतिक नियम एवं निर्देश फ्रेम जो है वो जानना रहता है कि भौतिक के कौन कौन से नियम होते हैं। उस नियम को अपन को यहाँ पे जानना है। तो इसमें सबसे पहले है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र अपन कहते किसको है? तो ये कहता है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र, जिसको अपन रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं, ठीक है, वो कहलाता है। मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में किसी चीज़ की स्थिति को अगर हम व्यक्त करते हैं, उसी को हम कहते हैं निर्देश फ्रेम। ठीक है। जैसे अगर अपन मान लो कि किसी कण की जो स्थिति होती है उसको दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट नंबर अपन कहते हैं कि स्थिति सदिश द्वारा, और दूसरा होता है निर्देशांकों द्वारा। ठीक है। तो जिसको अपन स्थिति सदिश द्वारा कहते हैं, बाय पोजीशन वेक्टर के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम निर्देशांक कहते हैं। ठीक है। ये रेफरेंस फ्रेम कहलाता क्या है? तो रेफरेंस फ्रेम होता है कि जैसे अगर मान लो कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और रेलवे प्लेटफॉर्म से कोई ट्रेन अगर गुजर रही है, तो आपके रिस्पेक्ट में ट्रेन की जो स्थिति होती है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन होती है, उसको जो अपन व्यक्त करते हैं, तो वो अपन रेलवे प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हम ट्रेन की पोजीशन को बताते हैं कि वो आगे है, पीछे है, या प्लेटफॉर्म के ऊपर है ना। तो ये जो स्थिति अपन व्यक्त करते हैं ट्रेन की स्थिति को, वही अपना निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें अपन को यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्थिति सदिश द्वारा अपन कहते हैं व्यक्त करना। स्थिति सदिश क्या होता है? यदि किसी कण की स्थिति को यदि किसी कण की स्थिति P को निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O से मिलाने वाली सरल रेखा से बनने वाली सदिश OP से व्यक्त किया जाता है, तो इसे स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर अपन मान लो कि हमने यहाँ पे P पॉइंट को लोकेट किया है, यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड ये तीन इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए कि एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में पॉइंट P जो है वहाँ पे लोकेट हो रहा है। ठीक है। उसमें हम जो R वेक्टर से अपन ने जो ओरिजिन से मीट करा दिया है P पॉइंट को, O से जो P को मीट कराया है R वेक्टर के थ्रू, स्मॉल r वेक्टर जो लिख रखे हैं, यही OP वेक्टर जो है अपना पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है। जो ओरिजिन से किसी बिंदु की स्थिति को निर्देश करता है, बताता है, इसी को अपन सदिश स्थिति कहते हैं या स्थिति सदिश कहते हैं, इसको हम OP वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और OP वेक्टर R वेक्टर इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं इसके अंदर, अब जैसे एक्स वाई एंड जेड तीनों कंपोनेंट को आप यूज़ कर रखे हो, तो इसमें हम कह सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, दैट इज़ द OP वेक्टर। इसको हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। दूसरा हम कहते हैं निर्देशांकों द्वारा। निर्देशांक क्या होता है कि जैसे बाय कोऑर्डिनेट्स, तो किसी कण P की स्थिति से एक्स वाई एंड जेड अक्षों पर लंब डालकर भी कण की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है। ये लंबाइयाँ बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे P पॉइंट को लोकेट किया है एक 3D फिगर बना करके, जिसमें हम एक क्यूब को क्रिएट किया है। इसमें पॉइंट P को हमने यहाँ पे लोकेट कर रखा है। एक्स वाई एंड जेड जो है इसके तीन अपन ने डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रखा है। जो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब यहाँ से जो ये P पॉइंट के लिए, तो अपन कहते हैं इस फिगर से कि P से वाई जेड पर डाले गए लंब की लंबाई, अब वाई जेड जो है उसके ऊपर जो हम लंब पे डाले हैं लंबाई, उसमें x इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं PA, और PA को हम OL भी कह सकते हैं। ठीक है। एक्स जेड पे डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी y। ठीक है। वो अपना हो जाएगा PB, और उसको हम OM भी कह सकते हैं, पैरेलल साइड्स है। ठीक है। उसके बाद हम एक्स वाई पे ऊपर जो लंब डाले गए लंब की लंबाई अगर हम कहें, तो वो अपना जेड है, और जेड इज इक्वल्स टू हम PC भी कह सकते हैं, और उसको हम ON भी कह सकते हैं। ये सभी इक्विवेलेंट हैं। ठीक है।
अब यदि अपन कहते हैं कि एक्स वाई एंड जेड अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई जे एंड के है, तो पी ए को अपन ओ एल कह देंगे, इसको एक्स वेक्टर, इसको एक्स आई कैप के रूप में भी आप यूनिट वेक्टर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। पी बी को अपन ओ एम वाई वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम वाई जे कैप कह देंगे। पी सी को ओ एन कह देंगे जो जेड वेक्टर है, और इसको जेड के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ट्रेंगल ओ बी पी में त्रिभुज नियम से, अब ट्रेंगल ओ बी पी कौन सा है, तो ओ बी पी, इसमें हम क्या करते हैं, त्रिभुज का नियम लगाते हैं। इस ओ बी पी ट्रेंगल से हम कह सकते हैं ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर प्लस के बी पी वैक्टर। एक मिनट बचाओ। अभिषेक सर, आप लोगों को दे दिए पेपर? अभिषेक सर, पेपर दे दिए आपने? क्लास ले रहा हूँ मैं। पेपर कौन सा? फर्स्ट पेपर हाँ, कहते हैं ना सर। त्रिभुज में जैसे ट्रायंगल ओ बी पी में त्रिभुज नियम से ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं ओ बी वैक्टर प्लस के बी पी वैक्टर। ठीक है, ओ पी वैक्टर प्लस के बी पी वैक्टर। देख लो यहाँ पे ओ से बी की लाइन हो गई और ओ से पी की लाइन हो गई, दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो यही अपना क्या हो जाएगा, बी पी वैक्टर। ठीक है, तो ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं ओ बी प्लस बी पी। सेकेंड नंबर, त्रिभुज ओ एन बी में त्रिभुज नियम से, अब ओ एन बी में आओ, ओ एन बी, इस त्रिभुज में अपन यहाँ से कह सकते हैं ओ एन बी ट्रैंगल के अंदर कि ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं ओ एन वैक्टर प्लस के एन बी वैक्टर। ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू अपन ओ एन को जैसे हम लिख सकते हैं के जेड, क्योंकि ये के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एन बी जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स आई कैप हो जाएगा और इसका जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो तथा अपन कह सकते हैं कि बी पी वैक्टर इज इक्वल टू जे वैक्टर इंटू में वाई, वाई जे वैक्टर हो गया। ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 और 4 का जो मान है वो 2 में हम रख देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे अब ओ बी वैक्टर और बी पी वैक्टर दोनों मिल गया, इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही सेकंड में पुट करोगे तो अपन को ओ पी वैक्टर जो है वो क्या मिल जाएगा, जेड के कैप एक्स आई कैप और प्लस के वाई जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसी को हम आर वेक्टर कह देंगे, ओ पी वैक्टर तो अपना आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ठीक है, प्लस के फॉर्म में अपन लिखेंगे, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हम कह देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 5th बन जाएगा। अब यहाँ से हम आर वेक्टर इज इक्वल टू कह सकते हैं ओ पी वैक्टर का मोड, तो इसका मैग्नीट्यूड जो लेगा, ठीक है, इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो इसका हम निकालेंगे वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। इससे हम क्या करते हैं ना कि जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो वो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में निकल जाएगा, इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कि जैसे गतिशील कण की स्थिति। अब जैसे कोई कण जो है, पहले तो हम स्थिरांक में बात कर रहे थे कि किसी कण की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, वो स्टेबल था, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई जैसे मान लो कि बर्ड है, चिड़िया है, वो मूव कर रही है आसमान में, चल रही है, या मॉस्क्यूटो एक सिंपल सा ले लो, मच्छर ले लो, वो क्या करता है कि जैसे मूव करता रहता है, तो उसका हमेशा 3D की बात अपन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम किसी कण की स्थिति को बता रहे हैं कि जो गतिशील अवस्था में है, वो मूव कर रही है। ठीक है, तो इसमें कह देते हैं, जैसे हम लिखेंगे, माना एक कण समय के साथ अपनी स्थिति P1 से P2 में चेंज करता है। जैसे P1 से P2 जाता है तो कण का विस्थापन जो होगा वो P1 P2 मतलब R2 माइनस R1 कह सकते हैं से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को पहले हम P1 पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर देंगे ओरिजिन से, वो R1 वेक्टर हो जाएगा। P2 पॉइंट जहाँ पे ये मूव करके गया कण,
P2 पॉइंट की ओरिजिन से क्या स्थिति होगी वो रिप्रेजेंट कर देंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यदि T1 समय पर स्थिति P1 तथा T2 समय पर स्थिति P2 हो तो कण का विस्थापन P1 P2 R2 माइनस R1 इज इक्वस टू डेल्टा आर अपन कह सकते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि तथा कण का माध्य वेग जैसे एवरेज वेलोसिटी, तो इसको हम कहते हैं भी एवरेज इज इक्वस टू अपन कहते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपोन में T2 वेक्टर माइनस T2 माइनस के T1, ये टाइम इंटरवल हो गया। तो R2 माइनस R1 को हम डेल्टा आर कह सकते हैं और T2 माइनस T1 को हम डेल्टा टी कह सकते हैं। तो ये अपन ने वेलोसिटी निकाल लिया, वेग निकाल लिया, एवरेज या माध्य वेग के हैं वो अपन को पता चल गया डेल्टा आर अपोन में डेल्टा टी, इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। ठीक है बच्चों, अब हम कहते हैं कि जैसे यदि डेल्टा टी जीरो हो, है ना, तो तत्क्षणिक वेग भी वेक्टर इज इक्वस टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो यही अपन को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसे अवकलन में अपन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि जैसे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो डेल्टा आर अपोन में डेल्टा टी, तो भी वेक्टर इज इक्वस टू डी आर अपोन में डी टी, ये अपन को इक्वेशन सेकेंड मिल गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम कहते हैं कि यदि T1 समय पर कण का वेग V1 तथा T2 समय पर कण का वेग V2 हो तो कण का माध्य त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन, है ना। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वस टू V2 वेक्टर माइनस के V1 अपोन में T2 माइनस के T1, दैट इज़ इसको अपन कह सकते हो त्वरण ए वेक्टर इज इक्वस टू अपन कह सकते हैं डेल्टा V अपोन में डेल्टा टी, इसको तीसरा इक्वेशन मान लेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देंगे। तो तात्क्षणिक त्वरण जो है ए वेक्टर इज इक्वस टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा भी अपोन में डेल्टा टी, यही डी भी अपोन में डी टी में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए इज इक्वस टू हम कह सकते हैं डी अपोन में डी टी, तो इसको डी आर अपोन में डी टी भी लिख सकते हो क्योंकि भी तो अपन ने निकाल रखा था पहले, है ना। तो उस भी की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे डी आर अपोन में डी टी, तो ये बन गया अब D2 आर अपोन में डी टी स्क्वायर, यही अपना एक्सीलरेशन का मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज अपन एक्सीलरेशन तक की बातों को जानते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से हम जड़त्व निर्देश तंत्र को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होता है उसको अपन समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ से नोट्स भी बनाते चलना ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। ठीक है, और इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको पूछो आप। ठीक है, ओके।